हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर ऑनर्स बॉटनी, जिसमें हम देखेंगे कोर पेपर 2 जो है प्लांट सिस्टेमेटिक, जो कि है पादप वर्गीकी। पादप वर्गीकी में हम देखेंगे फिफ्थ यूनिट आणविक वर्गीकी, जिसमें आज डिस्कस करेंगे आवृत बीजों की उत्पत्ति एवं विकास। एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति और विकास। एंजियोस्पर्म वर्तमान समय में पृथ्वी के प्रमुख बीज वाले पौधे हैं, जिनमें लगभग 30 लाख प्रजातियां शामिल हैं। उन्हें आमतौर पर आधुनिक बीज वाले पौधे और भूगर्भीय रूप में युवा माना जाता है। हालांकि एम्स 1961 उन्हें हाल ही में उत्पन्न नहीं मानते हैं। अनुपलब्ध जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति लगभग 165 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक युग में हुई थी, संभवतः जुरासिक काल में या शायद उससे भी पहले, और ऊपरी क्रेटेशियस काल में बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं, यानी लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले। लेकिन आज पृथ्वी पर हावी होने वाले पौधों के इस बड़े समूह की वास्तविक उत्पत्ति या सच्चा संबंध अभी भी ज्ञात नहीं है। सबसे पहले ज्ञात जीवाश्म एंजियोस्पर्म रानालेस के साथ साथ एमेंटिफेर के भी सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कुछ फाइलोजेनेटिस्ट मानते हैं कि रानालेस एंजियोस्पर्म के विकास में मूल समूह है, जबकि अन्य मानते हैं कि एमेंटिफेरे को सबसे आदिम माना जाना चाहिए। लेकिन आज तक ये सभी एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वजों के बारे में केवल धारणा है। कुछ धारणाएं बीज फर्न को प्राचीन मानती हैं, जबकि अन्य साइकेड्स के रूप में कुछ समूह को मानती हैं आदि। हालांकि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति के बारे में तथ्य के बारे में काफ़ी मतभेद रहे हैं। ना तो उनकी उत्पत्ति का समय और ना ही स्थान निश्चित रूप से ज्ञात है। इस प्रकार एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति और विकास के बारे में समस्या के 3 पहलू है। पहला, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति का समय जो जीवाश्म रिकॉर्ड में है, एंड दूसरा एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वजों की प्रकृति, तीसरा होगा एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति का स्थान। यह संकेत दिया है कि विभिन्न पादप समूहों को एंजियोस्पर्म का पूर्वज माना गया। जिम्नोस्पर्म के विभिन्न क्रम बेनेटिटेल्स, कॉर्डाइटेल्स, साइकाडोफिलेकेल्स, साइकाडेल्स और ग्लैंटेल्स और टेरिडोफाइट, साइलोफाइटेल्स, लाइकोपोडियल्स और इक्विटेल्स को विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वज के रूप में माना गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति और विकास के संबंध में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के कुछ विचार हैं, जो हमें आंसर में हमें लिखना पड़ेगा कि हर एक के हिसाब से जो इस कैसे एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति और विकास को माना गया है, जिसके सभी के अलग अलग थॉट्स हैं। फर्स्ट है आइसोटेल्स मोनोकोटाइलडॉन सिद्धांत। इस सिद्धांत की वकालत कैंपबेल 1928 में इन्होंने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार मोनोकोटाइलडॉन की उत्पत्ति आइसोटॉइड्स से ओफियोग्लोसल के माध्यम से हुई। आइसोटॉइड की रैखिक पत्तियां और कॉर्मस आदत मोनोकोटाइलडॉन के कुछ जलीय पौधों के साथ सह संबंधित थी। आइसोइड्स के भ्रूण का विवरण निजस फ्लेक्सिलिस जैसे कुछ निचले जलीय मोनोकोट्स के साथ समानता दिखाता है, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई जीवाश्म साक्ष्य नहीं थे। दूसरा सिद्धांत आता है टेरिडोस्पर्म सिद्धांत। इसमें एंड्रियो, अर्नोल्ड, थॉमस क्रॉनक्विट जैसे अधिकांश फाइलोजेनेटिस्ट मानते हैं कि बीज फर्न एंजियोस्पर्म के पूर्वज थे। संवहनी ऊतक विज्ञान, तारकीय संरचना और अनुपलब्ध जीवाश्म रिकॉर्ड भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे मजबूत सबूत कुछ आदिम एंजियोस्पर्म और बीज फर्न की द्वितीयक लकड़ी के पोत की अनुपस्थिति है। टेरिडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में स्पोरेंगियल विकास यूस्पोरेंगिएट होता है और स्टेल उभयचर होता है। तीसरा है कैटोनियल सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे पहले थॉमस ने 1925 और 1936 में थॉमस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और स्टेबिन्स 1974 द्वारा कैटोनियल्स के साथ एंजियोस्पर्म के बीजांडों की समरूपता के आधार पर इनका समर्थन किया गया था। कैटोनियल्स मध्य जुरासिक काल का एक जीवाश्म जिम्नोस्पर्म है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें सबसे टफ यही लगते हैं, क्योंकि ये बीच बीच से और डिटेल्स जो हम डिटेल पढ़ेंगे तो बीच बीच से क्वेश्चन उठ सकते हैं, जिसमें एंजियोस्पर्म जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। इन पौधों के बीजांड कैसे होते हैं? छोटे थैलों में अर्धसंलग्न थे। उनकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास था और
उनके स्पोरेंजियस सतही रूप से एंजियोस्पर्म के पराग कोषों में मिलते जुलते थे। नेक्स्ट है ग्लोसोप्टेरिडियन सिद्धांत। देहगन 1893 में क्या हुआ था, देहगन ने बीज फर्न या ग्लोसोप्टेरिडेस को एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वज के रूप में माना है। ग्लोसोप्टेरिड्स के मेगास्पोरोफिल एंजियोस्पर्म के एक विशिष्ट पत्ते के समान होते हैं, हालांकि दोनों के पराग के बीच कोई समानता नहीं है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है कि बेनेटिटेलियन सिद्धांत। यह सिद्धांत सरपोर्टा और मेरियन 1885 द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अर्वर और पार्किन 1907 में पार्किन के द्वारा इसका अनुसरण किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार वेनेटेल्स के सदस्यों की प्रजनन संरचनाओं की प्रकृति और संगठन एंजियोस्पर्म के फूल के समान है। मेसोजोइक जीनस साइकेडोइड के स्ट्रोबिली मैग्नोलिया के फूल से मिलते जुलते हैं। दोनों मामलों में स्ट्रोबिली फूल उभयलिंगी होते हैं और उनमें एक लंबी धुरी होती है जिसमें ब्रैक्टस, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होते हैं। हालांकि मैग्नोलिया के पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, जबकि बेनेटिटिल्स के माइक्रोस्पोरोफिल सहसंयोजी होते हैं। मैग्नोलिया और संबंध सदस्यों के बीजों में एक बड़े भ्रूण के साथ प्रचुर मात्रा में एंडोस्पर्म होता है, जबकि बेनेटिटेल्स के बीज बड़े भ्रूण के साथ गैर एंडोस्पर्मिक थे। नेक्स्ट है सिक्स्थ कॉनिफेरल्स एमेंटिफेरे सिद्धांत। कॉनिफेरल्स को एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वज के रूप में जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एंगलर और रैंडल शामिल हैं। उन्होंने कॉनिफर और एंजियोस्पर्म के बीच कई समानताएं बताई और एमेंटिफेरे को सबसे आदिम द्विबीजपत्री माना। कैसुरिनेसी एंड सेलिनेसी फेगेसी आदि जैसे एमेंटिफेर्स में फूल पुष्पक्रम कॉनिफर की तरह सरल और नग्न होते हैं। कॉनिफर में निषेचन एंजियोस्पर्म डॉयल 1945 में बताएगा कि एंजियोस्पर्म के समान होता है। हालांकि कॉनिफर के ओविलिफेरस स्केल और एंजियोस्पर्म कार्पेल के बीच निश्चित अंतर मौजूद है।